हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 7 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CS304। और देर से लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए माज़रत ख्वाह हूँ, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया गया और अगेन सॉरी फॉर दैट। और आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 7 क्या है। लेक्चर नंबर 7 का कुछ ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी जैसे कि वो बात करता है यहाँ पे हम इसको हाईलाइट करते जाते हैं। कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को छोड़ दें, इन चीज़ों पे टाइम मत वेस्ट करें। उसके बाद कहते हैं क्लास इज द कंपोजिट डाटा टाइप मेड फ्रॉम द C++। जैसे कि आपने पीछे एक प्रोसेस पढ़ा था जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल हम उनको मैंशन करते हैं कि आपने वहाँ पे पढ़ा था इंट। ठीक है, आपने वहाँ पे पढ़ा था इंट। ठीक है, आगे आप कोई भी वेरिएबल का नेम लिखते थे, नेम। उसके बाद आपने पढ़ा था फ्लोट एंड उसके बाद आप कोई वेरिएबल का नेम लिख देते थे। उसके बाद आपने करैक्टर पढ़ा, वेरिएबल का नेम लिख देते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो इंट, फ्लोट और ये करैक्टर था, ये एक डाटा टाइप था। ठीक है, अब डाटा टाइप को रिटर्न टाइप भी कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं इंट। हमारे पास वेरिएबल का नेम जो है वो मैं नेम ही लिख देता हूँ। ठीक है, हमारे पास इंट नेम था। उसके बाद हमने फ्लोट नेम लिख दिया। उसके बाद हमने करैक्टर, हमने लिखा करैक्टर नेम। ओके, ये हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, नेम 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 के साथ। इनकी डाटा टाइप जो है इंट, फ्लोट और करैक्टर है। बेसिकली डाटा टाइप को हम रिटर्न टाइप भी कहते हैं। क्यों? देखिएगा, हम जब भी कोई रिजल्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे गौर कीजिएगा, मेरे पास एक इंट टाइप का एक A वेरिएबल है, इंट टाइप का B वेरिएबल है और इंट टाइप का C वेरिएबल है। 3 और 5 हमने जमा करवा दिए, उसको C में स्टोर कर दिया। तो जब हमारा ये डाटा टाइप में इंटीजर है तो क्या हमें जो आंसर आएगा वो इंटीजर टाइप होगा? चेक करते हैं इसको। ओके, और ये स्पेलिंग गलत है मेरे। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं, देखिए हमें जो रिजल्ट मिला वो भी 8 है। तो जो हमने डाटा टाइप ली थी, क्या वो डाटा टाइप को हम रिटर्न टाइप कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमें जो आंसर मिला 8 वो भी एक इंटीजर टाइप है। तो बेसिकली हर एक डाटा टाइप को हम इंटीजर यानी कि डाटा टाइप को हम रिटर्न टाइप भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यहाँ पे वो बात करता है कि हमारे पास जो C++ के अंदर क्लासेस होती हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट और ये सारा डाटा टाइप होता है, इसी तरह क्लासेस भी हमारे पास कहता है कि वो भी एक डाटा टाइप होती है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है, हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास और नेम मैंने जो रख दिया वो कह दिया मैंने एक क्लास नहीं लिखते, हम कह देते हैं कि मार्क्स नाम की मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली। ओके, एंड क्लास को यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो मार्क्स नाम की क्लास है, इसको हम रिटर्न टाइप भी कहते हैं। जैसे हमारे पास ये तो कंपनी की तरफ C++ की तरफ से बनाया डाटा टाइप आया है, लेकिन ये जो हमारे पास डाटा है, ये क्लास को भी हम डाटा टाइप या रिटर्न टाइप भी कहते हैं, लेकिन ये यूज़र डिफाइन करता है। ठीक है, ये यूज़र डिफाइंड होता है। ठीक है, यूज़र इसको खुद क्रिएट करता है। तो यहाँ पे वो यही पॉइंट बता रहा है कि आपके पास क्लासेस भी जो है वो बेसिकली एक रिटर्न टाइप होती है, जैसे कि आपके पास दूसरी डाटा टाइप होती है। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद उसने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि देखें बहुत सारे, अगर आपके पास लाइंस हैं तो एनिमल टाइप की क्लास बन जाती है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट हैं, अगर बहुत सारे, उनके बिहेवियर, उनके एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा करके एक स्टूडेंट टाइप की क्लास बन जाती है। तो ये सारा बेसिकली आपने रीड कर लेना है, ये पार्ट ऑफ पेपर नहीं है। यहाँ पे ये सब कुछ जितना भी आपको यहाँ तक ये शो हो रहा है, ये प्रोसेस सारा भी, ये सिर्फ एक बार रीड करिएगा, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे उसने बोला कि टाइप्स इन C++। अब यहाँ पे टाइप्स की बात की जाए तो उसमें जेनरिक टाइप्स आ जाती हैं, कंसेप्ट आ जाते हैं, जो कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम वो यहाँ पे पूछता है कि ये कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने पुट किया है कि अगर वो वर्जन की बात करता है, यानी कि कौन सा वर्जन है C का। C सबसे पहले 98 में आई थी, 1998 में। उसके बाद ये आई थी 2003 में, सेकंड एडिशन इसका लॉन्च किया गया था। फिर थर्ड एडिशन 2011 में आया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एडिशन आया था 14 आया, फिर 17, नाउ 2020 एडिशन चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 20 एडिशन जो आया था ना 2020 के अंदर, वो कुछ नई लाइब्रेरीज हैं। अब जो बेसिकली 5th एडिशन C++ का चल रहा है, उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज को ऐड कर दिया गया है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है कि अगर आपको
वर्जन्स का पूछा जाए इन फ्यूचर तो ये वर्जन है कि 2003 में आया, 1998 में आया, उसके बाद 2011 में और 14 में और 17 में, और उसके बाद 2020 में, 21 में और 2022 में कुछ लाइब्रेरीज ऐड होती गई हैं। ठीक है, लास्ट एडिशन इसका जो 5th एडिशन हम C++ का यूज़ कर रहे हैं। मैंने जो C++ स्टार्ट की थी वो 2nd एडिशन से स्टार्ट की थी। ठीक है, 2000 तकरीबन 5 के राउंड अबाउट उसके या बाद। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे वो बात करता है कि हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप की बात मैंने पहले बता दी है। कहता है कि हमारे पास देयर इज़ नो बिल्ट इन डाटा टाइप फॉर स्टूडेंट लाइक बिल्ट इन C++, इंट, फ्लोट। जैसे कहता है हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप होती है इंट, फ्लोट, करैक्टर। इसी तरह कहता है कि जो हम क्लास क्रिएट करते हैं उसके लिए कोई बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं होती, इसलिए हम उसको खुद क्रिएट करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। उसके बाद कहता है कि मैकेनिज्म इन C++ that will allow us to define the student user defined data type। ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमें डिफाइन करने का मौका देता है। यही तो ऊप का कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद ये भी प्रोसेस आपने नहीं करना, ये चीज़ें जो हैं आपको मैंने ऑलरेडी बताई। उसके बाद इस कोड को कॉपी करते हैं। इस कोड को मैं समझाता हूँ कि ये उसने क्या लिखा। यहाँ पे सिंपली चीज़ है, उसने कहा कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या होते हैं। मैंने पीछे आपको लेक्चर नंबर 3, 2 और 4, 5 में बता दिया एट्रीब्यूट क्या होते हैं और बिहेवियर क्या होते हैं। इसको फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमने एक क्लास क्रिएट की है जो कि मैंने आपकी बुक से उठाया है, ये वाला डाटा, इसी को कॉपी किया, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट कर ली जिसका नाम पर्सन रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्लास की बाउंड्री है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, यहाँ तक एक क्लास क्रिएट कर दी पर्सन। इसके अंदर स्पेसिफायर जो है, एक्सेस स्पेसिफायर, एक प्राइवेट क्रिएट किया हुआ है, एक पब्लिक, इतनी सी बात है। यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो कैरेक्टर नेम है, अब यहाँ पे गौर करने की चीज़ है, उसने ये आगे कमेंट्स में क्या बताया, कहता है कि जब हम कोई भी डाटा को, जो कि डाटा मेंबर्स होते हैं, कहता है कि अगर हम उनको प्राइवेट या पब्लिक दोनों स्पेसिफायर नहीं बताते तो वो डिफ़ॉल्ट में क्या कर देता है, खुद ब खुद प्राइवेट चल जाएगा। लेकिन जो डाटा आपने पब्लिक करना है, अगर फ़र्ज़ करो कि मैं यहाँ पे ये पब्लिक नहीं लिखता तो ये खुद ब खुद सारा डाटा प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसे पब्लिक करना है तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, वरना डिफ़ॉल्ट जो है ये प्राइवेट होता है। उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं जैसे कि एज है, नेम है, वो कहता है इसको हाइड रखें, इसको मोस्टली कहता है कि आप प्राइवेट पोर्शन में ऐड कर दें, इनको आगे शो करवाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको पब्लिक कर भी सकते हैं, कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास ये 3 फंक्शंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनको आपने शो नहीं करवाना, आगे जाके यूज़ नहीं करना, ठीक है, दूसरी क्लास के अंदर, तो फिर आप इनको प्राइवेट कर दें, अदरवाइज इनको पब्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे पर्सन हमारे पास एक डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको 201 के अंदर भी पढ़ाया था कि 201 जो है आपके पास, उसके अंदर जैसे कि क्लास का नाम है, पर्सन क्लास का नाम है, तो यहाँ पे एक फंक्शन हमने जो क्रिएट किया है ये भी उसी सेम क्लास के नेम जैसा, तो ये पर्सन जो है कंस्ट्रक्टर बन गया है। ठीक है, और सेम नेम का अगर हम एक और साथ में टिल्ड साइन लगा दें तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टर बन जाएगा, कुछ इस तरह से एक बार ये डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको 201 में पीछे पढ़ा दिया था। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास जो फंक्शंस हैं ये दोनों फंक्शन पब्लिक हैं। यहाँ पे अब बात की जा रही है कि इस कोड के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, वाक एक वर्क है, यानी कि चलना, करना, वर्ब है एक, तो ये बेसिकली एक बिहेवियर है, एक ऑपरेशन है। ईट, खाना भी हमारे पास कोई काम है, वर्ब है, तो ये भी हमारे पास एक बिहेवियर है, एक ऑपरेशन है। यहाँ पे जो एज है ये कोई वर्ब नहीं है, करना, खाना, पीना, तो एज बेसिकली एक नाम है, तो ये एक एट्रीब्यूट है और ये भी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोड के अंदर उसने यही पॉइंट बताए हैं, यानी कि कहता है कि अली जो है एक क्लास क्रिएट की गई है पर्सन नाम की, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो कौन से वाले हैं। तो एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे नेम हो सकता है अली का, या फिर अली की एज हो सकती है, अली की क्लास हो सकती है। ठीक है, एज, ये सारी चीज़ें इसकी यहाँ पे आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। एज है, उसके बाद आप लिख सकते हैं क्लास एंड कलर, एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं कुछ भी, हेयर स्टाइल, ये सब उसके एट्रीब्यूट हैं। बिहेवियर में है वाक, ठीक है, और उसके बाद ड्रिंक जो है ये भी एक उसका बिहेवियर है, वाक एक बिहेवियर है, ईट एक बिहेवियर। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक कोड बना दिया जिसको क्लास कहा जाता है। ओके, ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, और एब्स्ट्रैक्शन जो है बेसिकली इसके अंदर नॉर्मल से समझते हैं कि हमें जो काम की चीज़ें हैं ना, काम का जो पार्ट है कोड का वो रख लेना, बाकी को जो है वो फ़ारग कर देना। मिसाल के तौर पे हमारे पास
यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, हमारे पास एक नेम, एड्रेस, सिबलिंग और फादर बिजनेस है। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप एक ऐसी कोडिंग कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम जो है वो लिखना ज़रूरी है, एड्रेस लिखना भी ज़रूरी है, सिबलिंग की तादाद क्या है ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है, कोड के अंदर। और अगर फादर का नाम लिखना ज़रूरी है तो फिर लिख दें, कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि आप नहीं लिखेंगे। अगर ज़रूरी है तो फिर लिखें, अगर ज़रूरी नहीं है तो देन इसको आप हाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन ये बनती है, ओनली इंक्लूड दूज डिटेल इन द सिस्टम दैट आर रिक्वायर्ड। जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको सिस्टम के अंदर ऐड कर देना और बाकी चीज़ों को लीव कर देना जो कि रेलिवेंट नहीं है। अगर हमें एक ऐसा कोड चाहिए जहाँ पे फादर का बिजनेस नहीं ज़रूरी, तो ये फिर नहीं लिखेंगे, ये इररेलिवेंट हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो है रेलिवेंट, जैसे कि नादरा का अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो फिर ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। और अगर कोई स्कूल का सॉफ्टवेयर है तो माइट भी पॉसिबल कि ये चीज़ें लिख दो, ये सिबलिंग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर ये भी रेलिवेंट हो जाएगा। तो सिर्फ काम की चीज़ें यानी कि जो ज़रूरी डिटेल है उसको सिस्टम के अंदर रिक्वायर्ड जो है उनको ऐड कर देना और बाकी रेलिवेंट को छोड़ देना, इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, देयर आर टू टाइप टू क्रिएट द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप फॉर ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे कहता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो स्ट्रक्चर होती है, एक हमारे पास क्लास होती है। ये मैंने आपको क्लास के अंदर भी बता दिया था, अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने पीछे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हमने पीछे एक प्रोसेस पढ़ा था जिसको हमने कहा था स्ट्रक्ट, ठीक है। हमने स्ट्रक्ट को भी बेसिकली इसी तरह से क्रिएट किया था और उसके बाद हम जो दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल करें वो क्लास है, और क्लास को भी हम कुछ इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर हम जो है उनको ऐड नहीं कर सकते थे, फंक्शंस को ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन C++ का बेनिफिट ये है कि इसके अंदर हम फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें। तो ये दोनों तरीके जो हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ, यहाँ पे अगर आपने 201 के अंदर पढ़ा, इंट a है हमारे पास और फ्लोट जो है वो b है और करैक्टर जो है वो C है। तो ये सारी डाटा टाइप इस एक स्ट्रक्चर के अंदर हमने ऐड कर दी, तो ये एक ही स्ट्रक्चर को हम डायरेक्टली एक्सेस करवा सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की प्रोग्रामिंग थी स्ट्रक्चर की भी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की लैंग्वेज है क्लासेस की, ये ज़्यादा मज़े की है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि हम स्ट्रक्चर की मदद से भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्ट लिखा आपने और यहाँ पे ये दो कीवर्ड लिखे और यहाँ पे इसको एंड कर दिया। मैंने शायद टर्मिनेटर नहीं लगाया था, वो आप लगा लीजिएगा। उसके बाद वो कहता है हमारे पास इन सी वी कैन नॉट डिफाइन द फंक्शन इन द स्ट्रक्चर। अब जो हमारे पास सी लैंग्वेज थी उसके अंदर हम यहाँ पे फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते थे। सी लैंग्वेज के अंदर अगर हमें यहाँ पे कोई फंक्शन क्रिएट करना था तो हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज अलाउ नहीं करता था। लेकिन अगर हम बात करें कि ये C++ के साथ है तो फिर ये हमें अलाउ करता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद कहता है कि सी के अंदर हम ऐड कर सकते हैं फंक्शनों को इन बोथ स्ट्रक्चर एंड क्लासेस, दोनों में ऐड कर सकते हैं। लेकिन सी के अंदर क्लासेस तो थी नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर था, उसमें हम ऐड नहीं कर सकते थे। बहुत ही मज़े का पॉइंट है, लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें। उसके बाद कहता है क्लास की डेफिनेशन, क्लास के कीवर्ड जो है वो आपको पहले बता दिया था कि क्लास को क्रिएट कैसे किया जाता है। क्लास को क्रिएट करने के लिए हम एक स्मॉल कीवर्ड्स में, स्मॉल लेटर्स में क्लास लिखते हैं। उसके बाद क्लास का नेम लिखते हैं। मैं क्लास का नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ हम क्लास का नाम लिख देते हैं कि कलर, ओके, एंड हम इस तरह से क्लास को क्रिएट करते हैं। अगर हमें फिर से कोई क्लास क्रिएट करनी है, हम लिखते हैं क्लास, हम लिखते हैं क्लास एंड साथ में लिखते हैं एनिमल नाम की हमने कोई क्लास क्रिएट कर दी। एंड नाउ यहाँ पे हमने दो क्लासेस क्रिएट कर ली। तो ये क्लास डिफाइन करने का तरीका होता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया। उसके बाद वो कहता है एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब भी कोई हम क्लास क्रिएट करते हैं उसके अंदर हमारे पास दो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जो कि मेनली यूज़ किए जाते हैं। एक प्राइवेट होता है, एक प्राइवेट होता है, एंड उसके बाद दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है पब्लिक। ओके, पब्लिक का ई में उससे ऑलवेज जो है वो पुट हो जाता है। तो एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। इसके अंदर जो भी डाटा आपका प्राइवेट रखना है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल इंट ए हमारा जो है एक डाटा मेंबर है, करैक्टर हमारा बी एक डाटा मेंबर है, बी डाटा मेंबर है, ये प्राइवेट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास इंट सी जो है ये पब्लिक हो जाएगा। यहाँ पे फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई फंक्शन, हम बात करते हैं कि वॉइड फंक्शन क्रिएट कर लिया फंक्शन 1, तो ये हमारा जो फंक्शन है ये प्राइवेट रहेगा। और अगर हमने कोई यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया, हम कह देते हैं फंक्शन 2 कह देते हैं इसको, फंक्शन 2, और ये हमारा जो है ये पब्लिक रहेगा।
ओके तो बहुत ही इजी होता है क्लास को क्रिएट करना। देन नाउ नेक्स्ट, ये इसको हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होता है। मैंने पीछे डिटेल से आपको क्लास के अंदर बता दिया था, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन की बात की जा रही है, ये भी मैंने आपको क्लास के अंदर बता दिया था, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। हमारे पास जो मेंबर फंक्शन होते हैं, जब भी कोई क्लास क्रिएट की है आपने, यहाँ पे कलर नाम की जो क्लास है इसके अंदर देखें ये फंक्शन है। फंक्शन की निशानी मैंने आपको पहले बता दी थी कि अगर आप रट्टा मारते होते हैं तो फंक्शन के साथ ये ब्रैकेट जरूर आती है, छोटी ब्रैकेट। तो ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। ओके, और ये वाला भी हमारा एक फंक्शन है, ये वाला एक फंक्शन है। ओके, और ये दो फंक्शन है। यहाँ पे ये जो है ना, जिसको हम वेरिएबल कहते थे डाटा टाइप के साथ, इसको हम कहेंगे दिस इज डाटा मेंबर। ठीक है, डाटा मेंबर, ये भी डाटा मेंबर है। जो भी वेरिएबल आप पीछे यहाँ पे लेते हैं, ये भी एक डाटा मेंबर है, एंड ये भी एक डाटा मेंबर है। ओके, और ये वाला जो है ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। इनको मेंबर फंक्शन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड मेंबर फंक्शन, आल्सो मेंबर। सर्दी से हाथ ही नहीं काम कर रहे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट भी क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं, एग्जांपल दे दी उसने। यहाँ पे क्या किया उसने, एक नॉर्मल सी एक स्टूडेंट नाम की एक क्लास क्रिएट की है, प्राइवेट और पब्लिक स्पेसिफायर लिए हैं। यहाँ पे ये जो इतना सा उसका डाटा है उसने इसको प्राइवेट रखा हुआ है, यानी कि ये भी एक डाटा मेंबर है, ये भी डाटा मेंबर है, ये भी डाटा मेंबर है, ये भी डाटा मेंबर है। ठीक है, और इसको मेंबर वेरिएबल भी कह सकते हैं, डाटा मेंबर या मेंबर वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे ये जो पब्लिकली उसने दो फंक्शन बनाए हैं, एक सेट नेम और सेट रोल नंबर, दो फंक्शन उसने क्रिएट किए हैं। इसको आप फंक्शन भी कह सकते हैं या आप इनको मेंबर फंक्शन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको स्टूडेंट नाम का एक अगेन यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़े तो वो डिस्ट्रक्टर होता है, सॉरी कंस्ट्रक्टर होता है। और अगर आप उसके साथ टिल्ड साइन लगा दें तो वो आपका डिस्ट्रक्टर हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक क्लास की उसने एग्जाम्पल पुट की है। उसके बाद वो कहता है वाई मेंबर फंक्शन, ये रीड कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक काबिल गौर जो चीज़ है वो यहाँ पे है कि यहाँ पे देखें हमारे पास ना एक सेटर नाम का एक उसने प्रोसेस लिया है। थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना पड़ेगा आपको, ये अगर आप पढ़ लेंगे, खुद पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कहता है कि हम जब भी डाटा हाइडिंग की बात करते हैं तो गेटर और सेटर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है क्लासेस के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, गेटर सेटर फंक्शन लिए जाते हैं। दीज आर नॉट कीवर्ड्स, लेकिन ये बिल्ट इन कीवर्ड भी आप इसको समझ सकते हैं और इसका लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे कहता है कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है उसने। यहाँ पे इस पॉइंट को गौर से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जब भी हम फंक्शन को सेट करते हैं, सेटर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि मोस्टली पॉजिटिव वैल्यूज़ को, डाटा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह के रेज होते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी डाटा आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ अगर आप सेटर फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव क्या ले सकते हैं? यस ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए, इसको गेन करने के लिए, इस प्रोसेस पे अमल पैरा होने के लिए थोड़ा सा मजीद एक लॉजिक क्रिएट करना पड़ता है। लॉजिक इस्तेमाल करके किसी भी किस्म का कोई भी प्रोसेस है अगर वो वर्क नहीं करता है तो लॉजिक के साथ वर्क प्रोग्रामर करवा लेता है। ठीक है, और मैंने इनको नेगेटिव भी यूज़ किया है। लेकिन प्रोसेस ये है कि अगर आप नॉर्मल वे में जा रहे हैं तो ये एक प्रिंसिपल का एक ऐसा असूल है कि जो कि एरर क्रिएट कर देता है आपको। ठीक है, अगर आप लॉजिक्स बिल्ड नहीं करते, लॉजिक से ये हो जाता है कि आप नेगेटिव वैल्यू को लॉजिकली पॉजिटिव करके अगेन उसको, लेकिन प्रोसेस वही आ जाता है। प्रिंसिपल यही है कि पॉजिटिव वे में जाएंगे आपको। जैसे कि अगर आपने लिखा कि आ स्टूडेंट डॉट रोल नंबर आगे आपने लिखा, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो 514 है, ये करेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टूडेंट रोल नंबर जो उसको वैल्यू -514 दे दी, अब देखें कि ये लॉजिक प्रिंसिपल जो है वो ठीक कह रहा है कि हमें ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर -514 तो नहीं हो सकता ना। हमेशा स्टूडेंट का रोल नंबर 1, 2, 3, रोल नंबर 3, रोल नंबर 5 इस तरह से होता है, नेगेटिव में रोल नंबर नहीं होता। तो ये प्रिंसिपल्स को जो है, अगर ये प्रोसेस हम समझें तो ये प्रिंसिपल्स को ओबे करता है। लेकिन अगर हमें कहीं पे ज़रूरत हो जाए तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ को पुट करके इस प्रोसेस को वर्किंग में ला सकते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल्स को फिर डिनाई कर देता है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट क्या था कि सेटर फंक्शन और गेटर फंक्शन जो हैं उनको मोस्टली आपने पॉजिटिव ही लिखना है, नेगेटिव की सूरत में वो आपको एरर देता है। मैं आपको वो पॉइंट साथ में बता देता हूँ जो कि मैंने प्रैक्टिकली किए हैं और वो बहुत डीपली चले जाते हैं। तो यहाँ पे असूल ये नहीं हो जाता कि यार ये होता ही नहीं है,
करने वाले कर भी जाते हैं, तो ये रीज़न है। उसके बाद कहते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। अब ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या हैं, ये पीछे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद डिक्लेयरिंग द क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए मैंने पीछे के सारे लेक्चर में इसकी तफसील बता दी थी आपको कि क्लास का वेरिएबल भी उसी तरह का होता है जैसा आपका नॉर्मल वेरिएबल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप नेम, वेरिएबल नेम। वेरिएबल का जो नेम होता है, जैसे कि इंट वेरिएबल है, ये एक नेम है, ठीक है। उसके बाद इंट डाटा टाइप वेरिएबल है। उसके बाद आ स्टूडेंट डिक्लेयर इन यूजिंग डिफाइन क्लास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब इस पॉइंट को समझिएगा, यहाँ पे उसने 2 कमेंट्स पास किए हैं, 2 कमेंट उसने डाल दिए हैं। अब इन कमेंट को पढ़िएगा, इनसे आपको बहुत अच्छे से बात समझ आएगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें कि कोई डाटा यहाँ पे पुट करते हैं, इस पूरे को मैंने गायब कर दिया। इंट ए, मेरे पास एक इंटीजर टाइप का मैंने एक ए वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ओके। उसके बाद मैं दोबारा क्या करता हूँ, मेरी क्लास मैंने एक क्रिएट की, क्लास का नेम है, क्लास का नाम मैं रख देता हूँ मार्क्स, ओके। ओके, ये मेरी एक क्लास है। जब हम मेन में जाएंगे तो मेन के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम मैंने क्या रखा था, मार्क्स। यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखा और उसके बाद एक ओबीजे नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मैंने आपको पीछे भी बताया था। यहाँ पे भी वो यही बात बता रहा है कि ये क्लास का नाम है स्टूडेंट, और यहाँ पे आ स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट रखा है, मैं अगर यहाँ पे क्लास का नाम रख देता हूँ आ मार्क्स, ओके। तो यहाँ पे देखें ये मार्क्स कीवर्ड है, ये क्लास का नाम है, लेकिन इसके शुरू में मैंने ए पुट कर दिया तो ये मार्क्स आ गए, तो ये एक नया वेरिएबल बन गया, ये क्लास नहीं है। तो यहाँ पे हम डाटा को कैसे एक्सेस करवा सकते हैं, डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करके। जैसे कि मैं लिखूंगा आ मार्क्स और डॉट डालूंगा, ठीक है। मेरे ऊपर फंक्शन ही मौजूद नहीं है, इसलिए उसने मुझे कुछ शो नहीं करवाया। तो यहाँ पे बेसिकली वो कहता है कि यूजर डिफाइंड क्लास जो है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कहता है कि हमने क्या डिक्लेयर किया, एक क्लास डिक्लेयर की है और उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने रट्टा मार लेना है। ये क्लास का नाम होता है और ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ओके। उसके बाद एक्सेस मेंबर, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिए थे कि डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप किस तरह से इनको एक्सेस करवा सकते हैं। जैसे कि ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे आ स्टूडेंट जैसे मैंने लिखा और आगे मैंने डॉट लिखा, यहाँ पे मैंने ये मार्क्स लिखा और इसको मैं आ स्टूडेंट बना देता हूँ, आ STUDENT स्टूडेंट्स, एंड आगे मैंने डॉट ऑपरेटर डाला, डॉट, और उसके बाद जो भी ऊपर से फंक्शन मैं क्रिएट करता वो मुझे यहाँ से मिल जाने थे। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ें भी मैंने आपको क्लास के अंदर तफसील से बता दी थी, इनको अब आप समझ चुके हैं। यहाँ पे रोल नंबर फंक्शन का नाम था तो वो उसको एक्सेस करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का काम बताया। उसके बाद एरो ऑपरेटर भी मैंने आपको पीछे वाली क्लास में तफसील से बता दिया था। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप पूछ सकते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब हम नॉर्मल, ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज नॉर्मल, ओके। और यहाँ पे अगर मैं एक अगेन प्रोसेस करता हूँ, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ या मैं यहाँ पे एक नया बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक क्लास का नाम मैंने मार्क्स लिखा और मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम मैंने MARKS मार्क्स लिख दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इसके शुरू में मैंने स्टैटिक साइन डाल दिया। अब ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट बन गया है। इसको एक्सेस करवाने के लिए हमें डॉट का इस्तेमाल नहीं करना, हमें इसके लिए इस्तेमाल करना होता है माइनस और उसके बाद ग्रेटर देन साइन। इसको एरो भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिएगा कि हमने यहाँ पे एक स्टैटिक साइन पुट कर दिया और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। और ये आगे इसको हमने न्यू स्टूडेंट टाइप का कोई फंक्शन दे दिया। ये असाइन करने की वैल्यूज आपको पता है कि किसी वेरिएबल को कोई डाटा दिया जा सकता है, इसको हमने ये डाटा दे दिया। यहाँ पे कहता है कि डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज स्टूडेंट पॉइंटर, हमने यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये स्टूडेंट जो लिखा है ना ये वाला, ये स्टूडेंट पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट भी साथ में लिखें। यहाँ पे उसने नहीं लिखा OBJ, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके सामने लिखना था लेकिन ये डाउन में आ गया, मैं नहीं लिखता इसको, ओके। अब यहाँ पे इसको कैसे एक्सेस करवाया है, आ स्टूडेंट, उसके बाद आगे डॉट डालना था। ये नीचे वाले में देखें हमने लिखा था आ स्टूडेंट, आगे हमने डॉट डाला, डॉट, और जो भी आपका रोल नंबर आपका फंक्शन था वो यहाँ पे आपने उसको एक्सेस करवा लिया। लेकिन जब हम बात करेंगे कि ये इसको कैसे करवाना है तो ये सेम तरीका आ मार्क्स
एंड उसके बाद डॉट नहीं डालना, आपने डालना है एरो, ठीक है। और उसके बाद आपने रोल नंबर एंड अपना फंक्शन। तो ये प्रोसेस होता है जब आप पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसको साथ में लिख देते हैं, पॉइंटर टाइप, पॉइंटर टाइप, ओके, ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास। ये सारा पॉइंट यहां तक क्लियर है। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इस सारे को आपने रीड कर लेना, ठीक है। वो कहता है कि डायरेक्टली जो है इसको हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं करवा सकते, इसके लिए हमें एसेसर यूज़ करना पड़ता है, फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, सेटर, गेटर, ऑब्जेक्ट और जो है एरो ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है कि उसने दोनों तरीके बता दिए कि डॉट और एरो ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। उसने एक क्लास क्रिएट की, उसने स्टूडेंट टाइप की। क्या किया उसने? एक स्टूडेंट टाइप की एक क्लास क्रिएट की, ओके। और उसके अंदर उसने एक रोल नंबर जो है एक डाटा मेंबर ले लिया, ठीक है। ये एक डाटा मेंबर है और ये प्राइवेट हो गया क्योंकि उसने इसको बताया नहीं ये पब्लिक है या प्राइवेट, तो ये डिफॉल्ट में प्राइवेट हो गया। तो रोल नंबर हमारे पास एक जो है डाटा मेंबर है, ओके, एक वेरिएबल। उसके बाद सेट रोल नंबर, यहाँ पे उसने एक सेटर फंक्शन का इस्तेमाल किया है कि सेट रोल नंबर, और इंट ए डाल के आगे उसने NO डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि कोड कंप्लीट नहीं है, वरना ये वैल्यू उसने सेट कर दी है, सेट रोल नंबर को। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये वाला एक फंक्शन क्रिएट कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये क्लास का नाम लिख दिया गया ये वाला, और यहाँ पे ये स्टूडेंट नाम के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखा, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हमने डॉट डालना होता है, ठीक है, डॉट ऑपरेटर जिसको मैंने बोला। उसके बाद सेट रोल नंबर, ये वाला फंक्शन उसने एक्सेस कर लिया, ठीक है। और ये जो अंदर नंबर था उसको उसने 5 वैल्यू दर्ज कर दी है। तो ये था आपका डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करके, डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करने के उसने इसको एक्सेस करवा लिया। लेकिन अगर पॉइंटर टाइप होगा तो फिर क्या होगा? उसने दूसरी एग्जांपल दिया, स्टूडेंट टाइप की क्लास का नाम लिख दिया, अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब पॉइंटर टाइप का, यानी कि उसने लिखा स्टैटिक PTR और यहाँ पे अंडरस्कोर डाल के स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक कंप्लीट वेरिएबल नेम जैसे होता है, ये एक नेम है, साथ में स्टैटिक डाल दिया तो ये पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट हो गया। उसने यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट भी इसको सेट कर दिया, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट उसने यहाँ पे ये सेट कर दिया है, और इसको एक्सेस करवाने के लिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉइंटर उसने जो है ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया था उसका नाम लिखा, और उसके बाद उसने एरो ऑपरेटर यहाँ पे पुट कर दिया और सेट रोल नंबर, तो उसी को उसने दोबारा यहाँ पे भी एक्सेस करवा लिया। अगर वो पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट किया, सिर्फ इस पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट की वजह से ना, ये वाला जो है इसकी वजह से उसने यहाँ पे ये एरो ऑपरेटर डाला है ताकि इसको यहाँ पे एक्सेस करवाया जा सके, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद उसने कहा एक्सेस स्पेसिफायर, ये मैंने आपको तीनों स्पेसिफायर तफसील से क्लास के अंदर एक पूरा घंटा लगा के समझा दिए थे कि पब्लिक वाला क्या करता है और प्राइवेट वाला क्या करता है, प्रोटेक्टेड वाला क्या करता है। मैंने इसको यस नो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। इज यूज टू ऑल द मेंबर कैन बी एक्सेस व्हेन एवर यू हैव एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्राइवेट वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के इनसाइड पे ही हम उसको एक्सेस करवा सकते हैं। प्रोटेक्टेड जो है डिस्कस किया था हमने पीछे, सारी तफसील मैंने बता दी थी। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की एक क्लास है, ये प्राइवेट है, ठीक है। और यहाँ पे एक नेम जो है वो एक डाटा मेंबर है, रोल नंबर भी एक डाटा मेंबर है, ठीक है। तो कहता है कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। अब ये जो दोनों हैं इनको भी आप आउटसाइड एक्सेस नहीं करवा सकते, और ये जो पब्लिक वाला है इनको आप एक्सेस करवा सकते हैं। ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, कैन बी एक्सेस आउटसाइड, क्योंकि जो प्राइवेट वाला होता है वो क्लास के बाहर नहीं जा सकता। ये क्लास की बाउंड्री है, यहाँ तक क्लास की बाउंड्री। अगर मैं यहाँ पे हकीकी मानों में कहूँ तो हम यहाँ पे बाउंड्री को कुछ इस तरह से सेट कर देते हैं। ये हमारे पास एक बाउंड्री क्रिएट हो गई, ओके। और बिहाइंड द टेक्स्ट ये एक बाउंड्री क्रिएट हो गई, और इससे आप बाहर नहीं निकल सकते इस वैल्यूज को लेके। इसके लिए मैं अगेन जो है इसको यहाँ पे लॉकिंग प्रोसेस में डाल देता हूँ कि ये वाला जो प्रोसेस है ये आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, कि ये यहाँ पे लॉक हो गया है बिहाइंड द टेक्स्ट, ये यहाँ पे हमने लॉक कर दिया है। इस डाटा को आप आगे नहीं यूज कर सकते, इसको कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक है। तो स्पेसिफायर जो पब्लिक है उसका काम होता है कि आप डाटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शन को कहीं से भी एक्सेस करवा सकते हैं। यहाँ पे एक उसने कंप्लीट कोड दिया, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट आपको तफसील से बताया है। ये आप खुद कॉपी करेंगे और इसको आप खुद वर्क में लाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको हर पॉइंट बता दिया, आपका खुद का भी कुछ करने का काम है। अगर ये नहीं होगा देन मैं बता दूंगा। तो ये आपका लेक्चर नंबर जो 8 है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो चुका है। और ये सेटर गेटर फंक्शन है, ये भी अगर आपको समझ नहीं आएंगे तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज मैं इन पे आपको छोटा सा लेक्चर अगेन दे दूंगा। ये लेक्चर नंबर था आपका 7 और नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर
8 की रिकॉर्डिंग करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।